Welcome back to the channel. Karma or a self-fulfilling prophecy. इस बारे में बात करेंगे हम. कर्मा पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ इस चैनल पे एक्सप्लेन करते हुए. सो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूँगी. अगर आपने नहीं देखा है आप देख सकते हो, इंग्लिश में है वो वीडियो. इस वीडियो का जो एक्सप्लेन करने का जो मेरा तरीका होगा वो अलग होगा उस वीडियो से, ताकि आप दोनों वीडियो देखते हो तो दोनों में से आपको कुछ ना कुछ टेक अवे मिलेगा. इस वीडियो में जो मैं जिस एग्ज़ाम्पल से शुरुआत करूँगी, पहले हम उसकी बात करेंगे एंड देन धीरे धीरे मैं पॉइंट पे आऊँगी. मैं एग्ज़ाम्पल से शुरू करूँगी. ये बहुत ही फेमस बुक सीरीज़ भी है, मूवी सीरीज़ भी है, एंड वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स, हैरी पॉटर. देखिए, हैरी पॉटर की जो स्टोरी लाइन है वो बेसिकली क्या है. उसमें एक प्रोफेसी दी जाती है कि जो वोल्डेमॉर्ट है, एक डार्क विज़र्ड है जो ईविल है, वोल्डेमॉर्ट, उसके ऊपर एक प्रोफेसी बनाई जाती है कि एक बच्चे का जन्म होगा जो उसका खात्मा करेगा. ये पूरी स्टोरी लाइन है बेसिकली. नाउ जो ये प्रोफेसर ने प्रोफेसी दी थी, उनका नाम था प्रोफेसर ट्रेलॉनी, उन्होंने ये प्रिडिक्शन करा था, ये प्रोफेसी दी थी कि वोल्डेमॉर्ट को ख़त्म करने के लिए जिस बच्चे का जन्म होगा वो जुलाई के एंड में पैदा होगा और वही होगा जो एंड तक जाके इस विज़र्ड को ख़त्म करेगा. नाउ हैरी पॉटर के जो फैंस हैं, इन्होंने इस चीज़ पे पहले आर्ग्यूमेंट की है कि क्या सच में ये जो प्रोफेसी थी वो सच में होनी थी, या ये वोल्डेमॉर्ट की एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन गई. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो चीज़ तुमने अज्यूम कर ली कि तुम्हारे साथ होगी वो हो जाती है. वो होता है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. असल में होना था कि नहीं होना था वो तो बात की बात है, लेकिन तुमने मान ही लिया कि वो होना ही है, तो वो हो जाएगा तुम्हारे साथ. दिस इज़ कॉल्ड अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. जिस चीज़ को तुमने मान लिया शिद्दत से, या जिस चीज़ से तुमको इतना फियर हो गया कि होना ही होना है, वो हो भी जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. अब देखिए, प्रोफेसर ने जो प्रिडिक्शन किया था उसमें कि जुलाई के एंड में एक बच्चे का जन्म होगा जो वोल्डेमॉर्ट का खात्मा करेगा. अब जुलाई के एंड में 2 बच्चों का जन्म होता है, तो बहुत लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इट वाज वोल्डेमॉर्ट हु मेड हैरी पॉटर द चोजन वन. ट्रेलॉनी ने ये नहीं बोला था वो बच्चा किसके घर में पैदा होगा, उसने ठीक इंडिकेशन नहीं दिया था. उसने बस ये बोला था कि वो जुलाई के एंड में वो बच्चा पैदा होगा. एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, नेवल और हैरी के बीच में शायद 1 दिन का डिफरेंस था बर्थडे का, या शायद सेम डे था, समथिंग लाइक दैट. वो आसपास पैदा हुए थे. बट वोल्डेमॉर्ट ने ये अज्यूम किया कि हैरी वाज द गाय, आई मीन हैरी वाज द किड जो उसे मारेगा. तो ये वोल्डेमॉर्ट की अजम्पशन थी. सो बहुत लोगों ने इस चीज़ पे आर्ग्यू किया है कि हैरी को चोजन वन एक्चुअली में वोल्डेमॉर्ट ने बनाया था. और अगर वोल्डेमॉर्ट इस चीज़ पे रिएक्ट ही नहीं करता, जब ये प्रोफेसी की गई थी, जब ट्रेलॉनी ने, उस प्रोफेसर ने ये प्रोफेसी दी थी, प्रिडिक्शन दिया था, अगर वोल्डेमॉर्ट उस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करता, वो इस चीज़ की तरफ ध्यान भी नहीं देता, वो इस चीज़ में एक्शन भी नहीं लेता, तो स्टोरी अलग हो सकती थी. बहुत लोग इस चीज़ पे आर्ग्यू करते हैं, और कहीं ना कहीं ये मेरा भी मानना है कि वोल्डेमॉर्ट ने उस चीज़ में, बोलते हैं ना, अटेंशन दे के और उस चीज़ में रिएक्ट करके, उस डायरेक्शन में कदम बढ़ा के उस चीज़ को सॉलिडिफाई कर दिया. जो चीज़ अगर नहीं भी होती, मान लो देयर वर चांसेस कि वो चीज़ नहीं होती, वोल्डेमॉर्ट का उस तरीके से खात्मा नहीं होता, हैरी चोजन वन कभी बनता ही नहीं. पॉसिबिलिटी थी उस बात की, लेकिन वोल्डेमॉर्ट ने जैसे ही उस चीज़ से इंटरेक्ट किया, वो जो प्रोफेसी थी उसको मान लिया, उसका डर उसके अंदर बैठ गया, और उस डर के रिस्पॉन्स में उसने जो किया सो किया, तो उसने खुद ही हैरी को चोजन वन बना दिया. और फिर अकॉर्डिंगली उसका जो डर था, वोल्डेमॉर्ट का डर तो यही था ना, कोई इसे मार देगा, तो वो डर धीरे धीरे सच होता गया और लास्ट में हैरी उसे ख़त्म कर देता है. सो मैंने यहाँ से शुरुआत क्यों की है इस वीडियो की. देखिए,
अक्सर हमें खास करके रिलीजन के थ्रू यही बोला गया है कि कर्मा कर्मा कर्मा, तुम ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, तुम वैसा करोगे तो वो हो जाएगा. लिसन, कर्मा इज़ नॉट रियल. कर्मा जो कहीं ना कहीं हमारे कुछ पुराने टेक्स्ट्स में भी मेंशन्ड है, वो गलत इंटरप्रिटेशन है कर्मा की. कर्मा का मतलब वो होता ही नहीं. आपको सोसाइटी या आपको जो पावर में बैठे लोग हैं और रिलीजन के थ्रू बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सोल्ड कर दी जाती हैं, आपकी तरफ भेज दी जाती हैं, आपको कंडीशन करने के लिए, आपके ब्रेन को कंडीशन करने के लिए, ताकि तुम पावर में बैठे लोगों का जो उनका जो भी एक्शन है, वो जो भी कर रहे हैं तुम्हें कंट्रोल करने के लिए, तुम उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं करोगे, तुम रेबल नहीं बनोगे कभी, तुम बागी नहीं बनोगे. इसलिए ये किया जाता है. कर्मा इज़ नॉट रियल ब्रो. कर्मा इज़ नॉट रियल. यूनिवर्स को तुम्हारी इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं है. मैं तुम्हें सच बता रही हूँ. मैंने बहुत सारे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट की किताबें पढ़ी हैं, मिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है. आप किसी भी पर्सन को उठा के पढ़ सकते हो, उनका भी यही कहना है. आप नेविल गॉडार्ड को पढ़ सकते हो, ओशो को पढ़ सकते हो. देयर इज़ और भी हैं, क्या बोलते हैं, डॉस्टोयेव्स्की को पढ़ सकते हो. सो मेनी आर देयर, राइट. मैं अब सबका नाम तो नहीं ले सकती. कार्ल यंग, उनको भी पढ़ सकते हो. उन सब का, उनके टीचिंग्स में ये है, उनकी जो भी फ़िलॉसफी रही है या जो उन्होंने किताबें लिखी हैं, अगर आप उनका सार समझोगे, या अष्टावक्र गीता में भी है, और इसकी एग्जांपल के ज़रिए मैंने जो मेरी दूसरी वीडियो है उस पर मैंने एक्सप्लेन किया है. अष्टावक्र गीता में भी एक्सप्लेन किया हुआ है. कर्मा इज़ नॉट रियल. देखिए, यूनिवर्स को आपके इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं है. मैं सच कह रही हूँ. तुम अच्छाई के इंटेंशन से कर रहे हो, बुराई के इंटेंशन से कर रहे हो, इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं है यूनिवर्स को. यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे फेवर में काम करता है. इस चीज़ को दिमाग में बिठा लो तुम. अगर अभी मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, 110%, तुम जितने भी बड़े लोगों की किताबें उठा के पढ़ लो, मैं अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से भी कह रही हूँ, अभी तुम्हारी लाइफ जैसी भी है, तुम चाहे उससे बिल्कुल खुश नहीं हो, मैं फिर भी कहूँगी यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है. क्यों पता है? देखिए, यूनिवर्स का बस इतना सा काम है कि तुम्हें जगाए रखना, कि तुम अपने इल्यूजन में खो ना जाओ. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्या है, ये वीडियो गेम है, ये इल्यूजन है, ये सच नहीं है. तो यूनिवर्स का इतना ही काम है तुम्हें जगाए रखना. वो तुम्हें बार बार मौका देता है जागने का, कि जागो भाई, ये सच नहीं है, तुम इतना मत डूबो इस चीज़ में, इतना अटैच नहीं होना है. तो वो जगाने के लिए वो यही काम है यूनिवर्स का. और यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है, क्योंकि जब तुम किसी चीज़ से बहुत अटैच होते हो, तुम सफ़र करते हो. सफ़रिंग अटैचमेंट से होती है, इंटेंशन से नहीं. तुम बहुत अच्छाई भी करोगे तो तुम सफ़र करोगे. प्रॉब्लम यहाँ पे अच्छाई या बुराई में नहीं है. यूनिवर्स में ये लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता. तुम नेचर को कभी ऑब्जर्व करना, नेचर में ये लॉ नहीं अप्लाई करता. नेचर जब अपना रुद्र रूप लेता है तो वो इनोसेंट लोगों को भी मार देता है. नेचुरल कैलामिटी होती है, वो देखती है, अरे ये तो अच्छा आदमी था, ये तो बुरा आदमी था, वो तो किसी को भी, उसके रास्ते में जो आएगा वो चला जाएगा. और नेचर में ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो एक दूसरे को मार के खाते हैं, राइट. यूनिवर्स में ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करता. यूनिवर्स पे अच्छाई बुराई अप्लाई नहीं होती. वो इस चीज़ से मतलब ही नहीं रखता. उसने तुम्हें बना दिया तुम्हारे नेचर के अकॉर्डिंग. तुम्हारा एक नेचर है, जैसे शेर का नेचर है वो किसी को खाएगा, वो उसका नेचर है. उसमें अच्छाई बुराई का तुम रूल्स नहीं लगा सकते, उस पर रूल एग्जिस्ट ही नहीं करता. नेचर में नहीं एग्जिस्ट करता ये रूल. इसलिए इंटेंशन से कुछ नहीं होता. यू सफ़र बिकॉज ऑफ अटैचमेंट. ओनली एंड ओनली आंसर टू योर सफरिंग इज़ योर अटैचमेंट. तुम अच्छाई पे ज़्यादा अटैच हो जाओगे, तुम सफ़र करोगे. तुम ज़्यादा ईवल से अटैच हो जाओगे तो भी तुम सफ़र करोगे. सफरिंग दोनों में है. देखिए, जो पर्सन अच्छाई से ऑब्सेस्ड है ना, आपने, आई एम प्रिटी श्योर, तो 50 बार आपने सुना होगा कि मैं तो भाई इसका अच्छा करता था और मैं जेन्युइनली, और मैं सच में कह रही हूँ, कुछ लोग शो ऑफ के लिए भी कहते हैं, बट कुछ लोग जेन्युइनली, जो दिल से जेन्युइनली अच्छे होते हैं,
वो भी सफ़र करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यूनिवर्स को मतलब नहीं है तुम्हारे इंटेंशन से। यूनिवर्स अटैचमेंट को पनिश करता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स तुमको जगाना चाह रहा है कि अटैचमेंट बुरी बात है। अगर मैं एक सिंपल भाषा में कहूँ कि तुमको अटैच किसी चीज़ से नहीं होना है, चाहे वो अच्छी है चाहे बुरी है। अटैचमेंट इज़ अ कॉज ऑफ योर सफरिंग, नॉट योर इंटेंशन। इस बात को नोट कर लो। जिस दिन तुम्हें ये बात दिल से समझ में आ गई ना, तुमने अंदर उतार ली अपने ये बात, तुम लाइफ में सफ़र करना बंद कर दोगे। यूनिवर्स में बस एक सिंपल सा लॉजिक अप्लाई करता है। एक सिंपल सा, बोलते हैं ना, ये सर्वाइवल गेम है। तुम वीडियो गेम में क्या करते हो? सर्वाइवल गेम खेलते हो ना, कि तुम कितनी देर उस गेम में टिक सकते हो, कितने लेवल तक जा सकते हो, और अगर जल्दी से ऊपर नहीं गए तो दोबारा स्टार्ट करोगे। लाइफ इज़ अ वीडियो गेम, ओके? इंटेंशन से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा सर्वाइवल गेम क्या है? दैट्स द क्वेश्चन, राइट? अब देखो, एट द एंड ऑफ द डे यू सफ़र बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लंबा रखूँगी ताकि यू कैन अंडरलाइन द थिंग्स दैट आई एम सेइंग। अगर तुम अच्छाई से अटैच्ड हो, बुराई को मैं साइड में रखती हूँ, अगर तुम अच्छाई से अटैच्ड हो, कुछ लोग होते हैं ना, तुमने देखा होगा, देखिए इसमें भी ना दो बातें निकल के आती हैं। एक तो होता है किसी ने लाइफ की सच्चाई को रियलाइज़ कर लिया, उसके बाद वो अच्छाई को चुन रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वहाँ पे वो सफ़र नहीं करेगा, क्योंकि उसके दिल में एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। अब जो वो अच्छाई कर रहा है उसमें कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर मान लो, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आई हैव वोकन अप, मुझे दुनिया की सच्चाई समझ में आ गई, मुझे यूनिवर्स की रियलिटी समझ में आ गई। अब मैं अच्छाई चूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मेरी सफ़रिंग होगी नहीं, या मैं ईवल भी चूज़ करूँगी, आई विल नॉट सफ़र। आई एम टेलिंग यू, सफ़रिंग आपकी खुद के वजह से होती है। इसीलिए देखना, बहुत सारे ईवल लोग हैं वो सफ़र नहीं करते। क्यों पता है? क्योंकि वो जो मैनिपुलेशन गेम खेल रहे हैं, या ईवल जो वो गेम खेल रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अटैचमेंट से नहीं आ रहा है, बट ऐसे कम लोग हैं। आप ईवल क्यों करते हो? आप ईवल इसलिए करते हो क्योंकि आपको या तो पावर चाहिए, या तो पैसा चाहिए, या आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हो, वो आपके हिसाब से नहीं काम कर रहा। ये क्या है? ये अटैचमेंट है। या तो आपका अटैचमेंट पैसे से है, या तो आपका अटैचमेंट पावर से है, या तो आपका अटैचमेंट लस्ट से है। किसी चीज़ से तो है ना। तो जिस भी डायरेक्शन में आप ज़्यादा झुकने लगोगे, आप सफ़र करोगे। अगर आप ईवल की तरफ ज़्यादा झुक रहे हो तो आप सफ़र करोगे ही करोगे। हमें ऐसे देखने में लगता है वो सफ़र नहीं कर रहा, वो करता है। जो पर्सन बुराई करता है ना, उसको अंदर ही अंदर उसकी गिल्ट मार देती है, वो रिग्रेट करता है। उसकी जो रिग्रेट जो होती है ना, जो कहीं ना कहीं, और उससे रिग्रेट पता है कब हिट करेगा? जब वो लाइफ में अब पीछे मुड़ के जा ही नहीं सकता, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता, तब वो सफ़र करता है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये क्यों कर रहा था मैं, क्या मिल गया मुझे करके, अपना ईगो सेटिस्फाई करके मुझे मिला क्या? और वो रिग्रेट उसको ऐसे टाइम पे हिट करेगा ना जब देयर इज़ नो गोइंग बैक, राइट? सो यू सफ़र। सिमिलरली अच्छाई के टाइम पे भी तुम ऐसे ही सफ़र करते हो। तुम अगर अटैचमेंट से अच्छाई कर रहे हो ना, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है वो अच्छाई इसलिए करते हैं क्योंकि इधर दे आर पीपल प्लीजिंग, या फिर उनको लगता है कि अच्छाई करने से मुझे कुछ रिटर्न में अच्छा मिल जाएगा। जब भी तुम अटैचमेंट से कोई चीज़ करोगे ना, तुम खुश नहीं रहोगे। मैं लिख के देती हूँ तुम्हें। तुम चाहे अच्छाई की डायरेक्शन में जाओ, चाहे तुम बुराई की डायरेक्शन में जाओ। सो एट द एंड ऑफ द डे यूनिवर्स हमेशा तुम्हारे फेवर में काम करता है। अभी तुम्हारी लाइफ जैसी भी दिख रही है, यूनिवर्स इज़ वर्किंग इन योर फेवर, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि अगर तुम अभी सफ़र कर रहे हो, तुम किसी चीज़ से अभी भी सफ़र कर रहे हो, तो यूनिवर्स तुमको जगाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में काम करता है। और अभी तुम किसी चीज़ के अंधाधुंध ऑब्सेशन में हो, भागे जा रहे हो, उसके पीछे भागे जा रहे हो। यूनिवर्स अभी भी तुम्हारे फेवर में काम कर रहा है। क्यों पता है? क्योंकि उसके अंत में तुम्हें समझ में आएगा तुम बेकार भाग रहे थे उसके पीछे। अटैचमेंट लीड्स टू नोवेयर। तुम यहाँ पे हर चीज़ एंजॉय करने आए हो,
तुम इस लाइफ में सब कुछ एंजॉय करने आए हो। यूनिवर्स ने हर एक्सपीरियंस, एक बात बताओ, यूनिवर्स को पता होता, अगर यूनिवर्स में एक्चुअली में ये रूल एग्जिस्ट करता कि बुराई बुरी बात है, ईवल बुरी बात है, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज़। बट वो एग्जिस्ट करती है बिकॉज वो यूनिवर्स का एक रूप है। जैसे तुम्हारे अंदर अगर प्यार है तो गुस्सा भी तो है ना। दे आर वेरी डिफरेंट इमोशंस। तो गुड एंड ईवल दे आर द सेम, बोलते हैं ना, दे आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ऑलराइट, अब मैं इसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरफ लेके जाती हूँ इस टॉपिक को। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप जो लाइफ में सफ़र करते हो वो कहीं ना कहीं आपने मान लिया है कि आप डिज़र्व करते हो सफ़र करना, इसलिए करते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं या तो आपकी बचपन से ऐसी कंडीशनिंग है, आपको बोल बोल के ऐसा विश्वास दिला दिया गया कि तुम डिज़र्व करते हो सफ़र करना, क्योंकि तुम भाई ऐसी फैमिली में पैदा हुए हो, तुम इस जगह में पैदा हुए हो, या तुम्हारे तो पक्का पिछले जन्म के ऐसे कुछ कर्म रहे होंगे, एंड ब्ला 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 ब्ला। तुमने मान लिया कि तुम डिज़र्व करते हो सफ़र करना, इसलिए तुम सफ़र करते हो। तुमने मान लिया कि ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, इसलिए तुम सफ़र करते हो। अब मैं इस चीज़ पे एक और चीज़ ऐड करूँगी। मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, सो आई एम गोना शेयर इट। देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे ऑब्वियसली लाइक रेफरेंसेस देखे हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके, जहाँ पे लोगों को डरा दिया जाता है, अरे तुम्हारे तो चार्ट में ऐसा है तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, ये प्लैनेट ऐसा है। तो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एस्ट्रोलॉजी इज़ लाइक अ मैप। प्लैनेट आपको कुछ नहीं कर रहा है, वो बस आपको बता रहा है कि क्या होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। प्लैनेट की वजह से आप सफ़र नहीं करते हो। लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। एस्ट्रोलॉजी का और साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा नाता है। एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए आप किसी के पैटर्न को स्टडी कर सकते हो। तुम जब देखोगे कि इस पर्सन के चार्ट में कोई ऐसा प्लैनेट पोजीशन है जिसके बेसिस में मैं एक एस्टिमेट लगा सकती हूँ कि ये इसका जो पिछला जन्म रहा होगा वो इस नक्षत्र में हुआ होगा, इस नक्षत्र में ये पर्सन पैदा हुआ होगा, और उस टाइम पे जो आसमान में प्लैनेट्स की स्थिति है वो ऐसी रही होगी। तो वो बेसिकली एक इंडिकेशन दे रहा है कि आप किस टाइम पे पैदा हुए थे। एस्ट्रोलॉजी आपको एक एस्टिमेशन देता है, एक मैप है जिसके ज़रिए आप तारों की मूवमेंट से पता कर सकते हो, एक बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी लगा सकते हो कि अगर ये पर्सन इस नक्षत्र में पैदा हुआ है और ये तारों की पोजीशन थी, ये प्लैनेट पोजीशन थी, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी इस पर्सन का नेचर ऐसा होगा, ये पर्सन इस चीज़ में बिलीव करता होगा, इस पर्सन का बॉडी ऐसी दिखती होगी। तुम बेसिकली जो ये है ना कि क्या बोलते हैं, जो प्लैनेट पोजीशंस होते हैं उसके ज़रिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे साइकोलॉजिकल पैटर्न को दर्शाते हैं। यूनिवर्स में सब कुछ कनेक्टेड है, तो ये एक बहुत अच्छा साइंस है जिसके ज़रिए आप एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि किसी पर्सन के साइकोलॉजी में क्या पैटर्न होंगे। अगर ये पर्सन इस टाइम पे पैदा हुआ है तो चांसेस आर इस पर्सन का बिहेवियर ऐसा होगा, इसके साइकोलॉजिकल पैटर्न ऐसे होंगे, ये अपनी लाइफ में ये लेसन सीखने आया होगा। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि ऐसे नक्षत्र में जब लोग पैदा होते हैं उनका लाइफ लेसन जो होता है वो इस चीज़ से रिलेटेड होता है, या अगर वो इस नक्षत्र में पैदा हुआ है तो उसका लाइफ लेसन इससे रिलेटेड होगा। कर्मा से भैया कुछ लेना देना नहीं है इस चीज़ का। लोगों को बेवकूफ़ बनाना होता है लोगों को, इसलिए वो बनाते हैं तुम्हें। कहीं से तो तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जाए तब तो तुमसे कुछ वसूल हो पाएगा ना। अगेन, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट एनी वन, सबको अपना सर्वाइवल देखना है। एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन इज़ ट्राइंग टू सर्वाइव ऑन दिस प्लैनेट। बट मैं इतना कह रही हूँ कि उस चीज़ पे ऑब्सेस मत करना कभी भी, क्योंकि वो है ही नहीं, वो उससे लेना देना है नहीं। आपको बस एक एस्टिमेट मिल सकता है कि तुम इस लाइफ में क्यों आए हो, तुम्हारा लेसन क्या है, तुम मेन यहाँ पे करने क्या आए हो। तुम उसमें से एक मोटा मोटा एस्टिमेट लगा सकते हो कि तुम इस लाइफ में क्या क्या लेसन लर्न करोगे। क्योंकि पास्ट में ऐसा स्टडी किया गया है कि जब भी ऐसे नक्षत्र में लोग पैदा होते हैं या जब भी ऐसी प्लैनेटरी पोजीशन होती है तो उन लोगों की लाइफ में ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं, वो ऐसे ऐसे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो उससे तुम एक मोटा मोटा एस्टिमेट लगा सकते हो। कर्मा से कुछ लेना देना नहीं है, तुम चुनोगे ही वही नक्षत्र जब तुम्हें वो लेसन लेना है।
तुम्हारी सोल, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स मैं सोल का वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, सोल वर्ड मैं यूज़ तो कॉन्शियसनेस करना चाह रही हूँ, बट आई विल यूज़ सोल। हालांकि वर्ड अप्रोप्रिएट नहीं है, बट मैं सोल यूज़ करूँगी। आपकी सोल चूज़ ही उस नक्षत्र को करेगी। अगर आपकी सोल ने इस लाइफ टाइम में ऐसा लेसन लेना है, मान लीजिए इस लाइफ टाइम में आपको लेसन लेना है, स्पिरिचुअली आप ग्रो करना चाहते हो, से फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपकी सोल पैदा ही उस नक्षत्र में होगी, वो चूज़ ही वैसा करेगी। तो तुम्हारी लाइफ उसके वजह से ऐसी नहीं है, तुम चूज़ ही वही करके आए हो। यू चोज़ दैट प्लेस, यू चोज़ दैट टाइमिंग, वो टाइम तुमने चूज़ किया है, वो जगह तुमने चूज़ की है, क्योंकि तुमको भाई वैसे पाथ से गुजरना था, तुमने वो लेसन लेना था, और वो लेने का ज़रिया यही था, इसी टाइम पे पैदा होना था तुम्हें। इसीलिए कर्मा इज़ नॉट रियल, ओके। एंड जो ये लोग तुम्हें डराते हैं ये सब बोल के कि अरे तुम्हारे तो ये कर्म रह गए पिछले जन्म में, और तुमने ये कर दिया और तुमने वो कर दिया, इसलिए तुम अभी सफ़र कर, इट्स नथिंग लाइक दैट। तुम हर लाइफ में कुछ सीखने आओगे। तुम जितनी बार इस बॉडी में, तुम जो भी बॉडी लेके आओगे, तुम जिस भी वेसल में आओगे, तुम कुछ सीखने आओगे। तुम्हारा हर एक लाइफ टाइम में एक लेसन होगा, और तुम्हारे लेसन के बेसिस पे तुम नेक्स्ट लेवल जाते जाओगे। जैसे वीडियो गेम में होता है कि तुमने एक लेवल पार कर लिया तो अब तुम और टफ लेवल पे जा सकते हो, तुमने इसको मास्टर कर लिया, अब तुम और टफ लेवल पे जा सकते हो, ओके। और तुम तब तक ये करते रहोगे जब तक तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा कि भाई मैं तो वीडियो गेम खेल रहा हूँ। क्योंकि जब तुम गेम में उतर जाते हो ना, तुम्हें याद नहीं रहता। ये थोड़ा सा बहुत बचकाना साउंड करेगा, बट ये ट्रुथ है। जब तुम गेम खेल रहे हो तो तुम उसमें मग्न हो जाते हो, तुम भूल जाते हो कि तुम गेम खेल रहे हो, तुम्हारे इमोशंस उस गेम के साथ बिल्कुल जुड़ जाते हैं, और यूनिवर्स तुम्हारे फेवर में काम करता है। इसीलिए यू सफ़र, ताकि जब सफ़रिंग होगी और तुम मीनिंग ढूंढने निकलोगे अपनी लाइफ का कि भाई मैं हूँ क्यों, किस लिए मैं सफ़र कर रहा हूँ, और उस सफ़रिंग के ज़रिए तुम्हें अपनी सच्चाई समझ में आएगी कि तुम गेम खेलने आए हो यहाँ पे, और तुम कुछ टाइम के बाद यहाँ से चले भी जाओगे। सो इस वीडियो को मैंने थोड़ा कन्वर्सेशन स्टाइल रखा है ताकि समझने में आसानी हो, जितना मैं आसान तरीके से समझा सकती थी, क्योंकि दूसरी वीडियो में मैंने थोड़ी सी टेक्निकलिटी यूज़ की है। दिस इज़ मोर सिंपल एंड कॉन्वर्सेशन स्टाइल, सो दैट आपको समझ में आए। एट द एंड ऑफ द डे मैं इसी बात पे इस वीडियो को ख़त्म करूँगी मैं, कि तुम्हें बस ये जानना है या ये समझना है कि एट द एंड ऑफ द डे तुम अंदर से अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, जेन्युइनली क्या करना चाहते हो। क्योंकि जब तुम उस आवाज़ को सुनते जाओगे ना, तुम एग्जैक्टली वहीं पहुंचोगे जहाँ तुम्हें पहुंचना है, और तुम्हें अपने आप रास्ते में धीरे धीरे समझ में आते जाएगा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम यहाँ क्या सीखने आए थे, और एट द एंड ऑफ द डे तुमको अपना पर्पस भी मिल जाएगा। क्योंकि लाइफ जो है ना, उसमें पर्पस हम खुद क्रिएट करते हैं। लाइफ वैसी बन जाएगी जैसा मीनिंग आप अपनी लाइफ को दे दोगे, ओके। और मैंने इस बात पे थोड़ा आई वुड लाइक टू एक्सटेंड, मैंने इस बात को शायद ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, आपका जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत हद तक आपकी लाइफ को क्रिएट करता है। आपका माइंडसेट जैसा होगा, आपकी लाइफ वैसी ही क्रिएट होती जाएगी। सो एट द एंड ऑफ द डे बहुत बार आप इसलिए सफ़र करते हो या आपकी लाइफ चेंज नहीं होती क्योंकि तुम कहीं ना कहीं एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी में जी रहे हो। तुमने अंदर ही अंदर मान लिया कि तुम्हारे साथ ये होना बनता है, या तुम बदल नहीं सकते, या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, थोड़ी ना होगा तुम्हारे साथ, कैसे हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। सो वो कुछ ना कुछ हद तक वो एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। जो चीज़ अभी हवा में थी, वो थॉट, उसको तुमने अटेंशन दे दिया, और इतना अटेंशन दे दिया और दिल से सच मान लिया, तो वो तुम्हारी सच्चाई बन गई। इसीलिए कोशिश तो यही, मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए, आपको आपका माइंडसेट बढ़ाने के 2-3 तरीके हैं। किताबें पढ़ना, अगर आप अपने माइंडसेट को बड़ा करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बदले,
तो 2-3 तरीके हैं इसके। ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करना शुरू करो जो लाइफ में बड़ा सोचते हैं, जिनके लिए भाई इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं ईजाद हुआ, जिनको लगता ही नहीं कि कुछ भी इम्पॉसिबल है। सबसे पहले जिनके साथ आप हैंग आउट करते हो, एनवायरनमेंट आपका वो बदल सकते हो तो डेफिनेटली बदलो। सेकेंडली किताबें पढ़ना शुरू करो, अलग अलग तरह की किताबें पढ़ो, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे किताबें पढ़ो। ओके, आपका माइंड एक्सपैंड होता है। आप चाहे नॉवल से शुरुआत करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। और तीसरा मैं यही कह सकती हूँ कि अपने साथ बैठना सीखो। तुम्हारा एकांत तुमको इतने सवालों के आंसर दे देगा ना, तुम मान जाओगे सीरियसली। बिकॉज बोलते हैं ना, साइलेंस इज़ द अल्टीमेट हैक टू योर लाइफ, जो बहुत लोग यूज़ ही नहीं करते। साइलेंस, आपका एकांत आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देता है। और जब आप खुद के साथ बैठना सीखते हो ना, आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। आप धीरे धीरे डॉट्स ज्वाइन करने लगते हो। अगर आप 24 घंटे अपने ब्रेन को कुछ ना कुछ फीड करते रहोगे ना, ब्रेन को सांस लेने का टाइम कब मिलेगा? ब्रेन ने एक थॉट से शुरू किया, वो दो थॉट्स हुए, वो 4 हुए, वो बनते रहते हैं, थॉट्स बनते रहते हैं, वो थॉट्स बनते रहते हैं। व्हेन आर यू गिविंग इट अ ब्रेक? जब तक तुम्हारा ये माइंड शांत नहीं, ज़ीरो नहीं हो जाता, तुम्हारी अंदर की आवाज़ तुम्हें कैसे सुनाई देगी? सो अगर तुम्हें लाइफ बदलनी है तो तुम्हें बड़ा सोचना पड़ेगा। और अगर तुम्हें बड़ा सोचना है तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो जो बड़ा सोचते हैं, जो ऑलरेडी लाइफ में बड़ा सोचते हैं, उसके लिए काम भी कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज भी कर चुके हैं। और अगर तुम्हारे पास इतना प्रिविलेज अभी नहीं है कि तुम ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट कर सको, तो एटलीस्ट सबसे इजी तरीका आज की डेट में यही है कि सोशल मीडिया पे आप जिसको भी देखते हो, ऐसे लोगों को देखो जिनकी लाइफ में जेन्युइनली वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। उनकी लाइफ आप उनको देख के इंस्पायर हो सकते हो। वहाँ से तो शुरुआत कर ही सकते हो, किताबें पढ़ने से शुरुआत कर सकते हो। सो एट द एंड ऑफ द डे, नेवर लेट एनीवन मैनिपुलेट यू। तुम यहाँ पे बहुत पोटेंशियल के साथ आते हो, तुम्हें यूनिवर्स बहुत पोटेंशियल के साथ भेजता है, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो किसी को भी तुम्हारे दिमाग पे बंदिश मत डालने दो। बंदिश तुम्हें बचपन से इसलिए डाल दी जाती है ना, तुम बड़ा सोच ही ना पाओ, तुम अपनी पावर खुद ना रियलाइज कर पाओ। सो इन बंदिशों में तुम्हें नहीं जाना है। जितना खुला दिमाग रख सकते हो रखो। ज़्यादा ये चोचलों में नहीं जाना है आपको, ज़्यादा इन चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। इफ़ समवन इज़ लिमिटिंग यू, और आई एम प्रिटी श्योर धीरे धीरे आपको समझ में आ भी जाएगा, जब कोई पर्सन कुछ बोल रहा होता है तो आपको समझ में आने लगता है कि ये मुझे लिमिट कर रहा है या मुझे आगे बढ़ने की इंस्पिरेशन दे रहा है। सो इसी नोट पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ क्योंकि बोलने को अभी इफ़ आई स्टार्ट स्पीकिंग आई एम गोना कीप स्पीकिंग, आई नो दैट। वो वन आफ्टर द अदर कुछ ना कुछ निकलते जाएगा। सो एनीवेज, आई एम गोना एंड दिस वीडियो एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर।